बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट मुबारक हसन नवान। आज जिस शख्सियत का हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं उनको हमेशा आप देखते होंगे, नाज़मीन जंगलात मुज़फ़्फ़राबाद हैं और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ज़िला जैन वेली जनाब अरशद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इनसे हम बात करेंगे कि जंगलात के ऊपर जो पाबंदी लगी हुई है वो पाबंदी कब तक वो उसके ख़त्म होने के इम्कान है, और अगर कोई बालन वो लेना चाहता है या इमारती लकड़ी लेना चाहता है तो उसके का प्रोसेस होगा, और जो मुज़फ़्फ़राबाद के काम होते हैं वो मुज़फ़्फ़राबाद में वो कैसे हल होंगे, और जो ज़िला जैन वेली के लोगों के काम होते हैं वो कैसे हल होंगे, ये हटिया में किस दिन बैठते हैं और मुज़फ़्फ़राबाद में किस दिन बैठते हैं। अर्शद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और आप हमारे स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपके पास इस टाइम दो चार्ज है, एक मुज़फ़्फ़राबाद आप नाज़िम हैं और हटिया का अजाफी चार्ज भी आपके पास है, तो किस तरह मैनेज करते हैं आप? चूँकि निज़ामत के अंडर ही डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर या डिवीज़नल फॉरेस्ट ऑफिसर हटियाँ हैं, तो जो काम निज़ामत से मुतल्लिक़ है तो वहाँ पे हो जाते हैं। इसके लिए मैंने 1-2 दिन रखे हुए हैं हटिया वाला में, अच्छा। जो डिवीज़न की हद तक है। लेकिन जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट होती है वो वहाँ पे ही जो फाइल्स वगैरह मंगा ली जाती हैं वहाँ पे वो काम कर लेते हैं। जहाँ तक लोगों का है वो अप्रोच आजकल ज़रिए मोबाइल व्हाट्सएप जो लोगों के काम हैं वो बज़रिए मोबाइल व्हाट्सएप वो में अप्रोचेबल है। यहाँ पे हमारा ऑफिस तमाम इस वर्किंग कंडीशन में है, रेंज ऑफिसेज हमारे यहाँ पे एज सच कोई उस तरह मुश्किल नहीं है। लेकिन हुकूमती पाबंदियों की वजह से अभी कोई नया ऑफिसर जो है ना वो तैनात नहीं हो सकता। ये हुकूमती पाबंदी जो ही ख़त्म होगी तो प्रपोज़ किया होगा कि यहाँ पे एक डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बिठाया जाए इंडिपेंडेंट, जो लोगों के काम उस तरह कर सके। एज सच अभी तक कोई इस तरह की मसाइल नहीं आए, लेकिन यहाँ पे एक बैठना ज़रूरी है। तो आप हफ्ते में जिन लोगों के कुछ फाइल वर्क होते हैं तो वो लोग किस दिन आपके इधर ऑफिस में आए, जो आप यहाँ पे आपके कोई डे मुकर्रर है या आपके किसी भी टाइम आ सकते हैं? नहीं, देखिए ऑफिस तो हमारा यहाँ पे मौजूद है। अच्छा। जब कोई किसी का कोई मामला है, कोई एप्लीकेशन है, वो आके इधर प्रोसेस हो जाती है, अच्छा। वो फाइनलाइज होती है। जिस पर मैं आता हूँ या यहाँ पे आता हूँ या किसी भी वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में व्हाट्सएप पे जो है हम जो लोगों के मामले हैं मसाइल हैं वहाँ पे बज़रिए मोबाइल या भी दफ्तर मुज़फ़्फ़राबाद में या हटिया में आके हल करने की कोशिश करते हैं। उसमें डिले किसी सूरत में नहीं होता। अच्छा। आजकल तो पाबंदी की वजह से लोगों का आना जाना कम है। ज़्यादातर अच्छा। मसाइल लोगों के होते हैं टीडी कोटे के, अच्छा। बालन के और दूसरे इमारती लकड़ी के अच्छा। या वुड इंडस्ट्रीज़ के, जहाँ जिन लोगों ने माल तैयार किया होता था अपनी फर्नीचर या दरवाजे खिड़कियाँ, उनकी इजाज़तनामे। चूँकि एक पाबंदी फॉरेस्ट ऑर्डिनेंस 2023 जारी हुआ है जिसके तहत हर चीज़ पर पाबंदी लगी हुई है। उस हवाले से लोगों का आना जाना इंतहाई कम है। और फॉरेस्ट ऑर्डिनेंस के हवाले से ये भी कहूँ कि ये बड़ा अच्छा, इसका जो ज़मरात बहुत अच्छे हैं। एक तो ये हुआ कि हमारा जो डैमेज है ना वो 90 to 95% कम हो गया है। एक अच्छी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि अगर इसको पाबंदी को बरकरार रखा, लोगों में ये रियलाइजेशन, ये सेंसिटाइज हो गया कि ये एक जुर्म है, दरख्त काटना भी एक जुर्म है। इससे पहले इसको इतना बड़ा जुर्म नहीं समझा जाता था। और हम भी जो है इदारे, दूसरे दीगर इदारे भी जिस वक्त हम इस जुर्म के अगेंस्ट हम लोग कोई कार्रवाई करते थे तो इतनी दिलजमी से नहीं करते थे। ठीक। अब चूँकि पाबंदी का इतलाक़ होने से हमें भी रियलाइजेशन है, लोगों में भी कि ये एक जुर्म है। और क्लाइमेट चेंज और माहौलियाती तब्दीली के हवाले से ये बड़ा अहम मामला था। अगरचे कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली का मौजब नहीं है, वो पहले हार्डली 100 ममालिक में शायद शामिल ना हो जो माहौलियाती तब्दीली में अपना इफ़ेक्ट पैदा कर रहे हैं। लेकिन जो उसके असरात, जो नेगेटिव असरात पैदा हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान जो है ना पहले 5 ममालिक में शामिल है। तो उस हवाले से भी जो है ना हमने कुछ मैय्यज़ लेने थे। और फॉरेस्ट ऑर्डिनेंस के इतलाक़ से जो दरख्तों की कटाई का सिलसिला रुका है, ये हमारे लिए भी बेहतर है, माहौलियाती आलूदगी या मौसमाती तब्दीली के लिए भी बेहतर है। जहाँ तक आपने शुरू में कहा कि बालन का लोगों का मसला है, बालन का मसाइल हैं। ऐसा ही है, और खासकर आजकल जो सर्दियाँ आ गई हैं ना हाँ, गर्मियों में तो जिस वक्त ये फॉरेस्ट ऑर्डिनेंस का इतलाक़ हुआ था उस वक्त था जून का महीना। उस वक्त बालन की ऐसा उस तरह ज़रूरत नहीं थी गो के लोगों को पकाने के लिए, और उसके लिए बाज़ हमारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गर्मियों में भी बालन की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि वो अपना जलाना पकाना उसी पे करते हैं। सर्दियों में ख़ास तौर पे अपने आप को अपना ज़िंदा रखने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए बालन की ज़रूरत होती है। लोगों ने अपने आप को घरों में लीपा है या आपका एरिया ऊपर जो टॉप है, रशियाँ हैं, दाऊ खान है,
اور ادھر کھلانا اوپر، یہ سارے ایریا جو ہے نا یہ 6000 فٹ کی زیادہ بلندی پر واقع ہیں اور وہاں پہ برف پڑتی ہے. اس کے لیے اسپیشلی ایک سرکولر جاری کیا گیا، اس میں یہ اجازت دی گئی کہ جو لوگ بالن استعمال کرنے ان کو اجازت دی گئی، اور رینج آفیسر کو آتھورائز کر دیا کہ آپ رینج آفیسر کی سطح پر آپ اجازت نامہ لیں. اجازت نامہ ضروری ہے، پہلے بھی تھا لیکن اب یہ باقاعدہ کیونکہ اس فارسٹ آرڈیننس کے اطلاق کے بعد ایک پرسیپشن یہ تھی کہ ہر چیز میں پابندی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے بالن کی حد تک ہم نے محکمہ نے اجازت دی کہ اس بالن میں پابندی نہیں ہے، رینج آفیسر اس کو اجازت نامہ جاری کرے گا، لیکن کنڈیشن وہی ہے کہ کوئی کھڑا درخت نہیں کاٹے گا. بالن کی صورت میں اگر گرا پڑا بالن موجود ہے اس کو وہ استعمال میں اپنے لا سکتے ہیں. اچھا سر، آپ کی قطع کلامی کی مدد چاہتا ہوں، یہاں پہ ایک تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو جنگلات کے اندر اپنا آپ کا ذاتی رقبہ ہے، بندوبستی رقبہ، اس میں پابندی نہیں. کیا اس میں جو صرف قائل دیار یا جس طرح کے درخت ہوتے ہیں یا دوسرا جو بالن کے درخت ہوتے ہیں ان پہ بھی پابندی ہے؟ کیا اپنی زمین سے درخت کاٹنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے کے لیے یا ادھر ہی اس کو استعمال کرنے کے لیے بھی اجازت نامہ ضروری ہے؟ جو فارسٹ آرڈیننس 2023 جاری ہوا اس میں ہمارا فارسٹ ریگولیشن 2 آف 1930 میں امینڈمنٹ کی گئی ہے. اس میں 48B اور 48C کا اضافہ کیا گیا. 48B کے تحت گورنمنٹ کو امپاور کیا گیا کہ آپ کسی بھی جگہ پہ پابندی کا اطلاق کر سکتے ہیں. اس سے پہلے وہ پابندی تو لوگوں کے رائٹس تھے، پریویلیجز تھی، ٹی ڈی کوٹا تھا، لیکن اب مکمل بین کرنے کا گورنمنٹ اس کو امپاور کیا گیا 48B کے تحت، اور جو پھر اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ 48C کے تحت اس کی پنشمنٹ اس میں پرسکرائب کر دی گئی ہے. آپ کا یہ سوال کہ کیا پرائیویٹ لینڈز یا ڈیمارکیٹڈ فارسٹ اس میں ہے یا کوئی چھوٹ دی گئی؟ نہیں، وہ جو پابندی اس کی کنٹینیوشن میں ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہمارا جولائی میں، اس میں پورے ایجے میں تمام اس پہ پابندی لگ گئی ہے گورنمنٹ نوٹیفیکیشن کے تھرو. وہ چاہے پرائیویٹ ہے، چاہے شاملات ہیں، یا چاہے ہمارے ڈیمارکیٹڈ میتھڈ کا. اب اس میں قسم بھی کوئی بھی نہیں ہے، قسم وار بھی کوئی آپ چھوڑی پتی والا لے لیں یا ہمارے پائن ٹریز لے لیں جس میں دیودار، کائل فار، چیڑ شامل، اس میں ہر ایک پہ مکمل بین ہے. پرائیویٹ فارسٹ میں مکمل بین ہے. ایون ووڈ انڈسٹریز جو ہماری معذرت جو ہمارے سیل ڈپو ہیں اس کی سیل پہ بھی جو لکڑی مار پڑی اس پہ بین ہے. وہ کسی وجہ سے بین درست بھی ہے کہ اس میں جو ہے نا اس قدر جو ہمارے جو پچھلے فگرز آ رہے تھے کہ جہاں پہ درختوں کی کٹائی ہو رہی تھی، اگر یہ بین نہ ہوتا تو اگلے 10 15 20 سالوں میں آپ کو یہ مزید جو ہے نا پہاڑ آپ کو نظر آتے. اور وہ کہ ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے ریفارسٹیشن آف لینڈس، یہ ہمارا پہلے پروجیکٹ تھا. اب اس کو آپ اسکیلنگ آف گرین پاکستان، اس کو 10 بلین سونامی ٹری پلانٹیشن پروگرام بھی کہتے ہیں، وہ چل رہا ہے. اس کے تحت ہم نئے پودے لگا رہے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ آتے آئے گا. ایک درخت جو بڑا ہوگا وہ نظر آئے گا، تو جو بڑا درخت کٹے گا اس کے کٹنے سے جو خالی جگہ ہو رہی ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ فارسٹ آرڈیننس ناگزیر تھا. اب یہ جو لوگوں کے مسائل ہیں یہ ہم نے گورنمنٹ کی اپنی بھی چونکہ ریپرزنٹیشن تو ہے ہر جگہ، ہم نے بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کے تھرو جو لوگوں کے مسائل ہمیں اس آرڈیننس کے تحت درپیش ہے کہ بالن کا مسئلہ تھا یا عمارتی لکڑی کا مسئلہ ہے، ہم نے وہ اپنی ریکمنڈیشنز گورنمنٹ کو بھیجی ہوئی ہیں. ہوپ فلی کہ جو بیسٹ انٹرسٹ میں ہوگا گورنمنٹ اس پہ ڈیسائیڈ کر دے گا. سر اس میں جو عمارتی لکڑیاں جس طرح اب سردیاں آ گئی ہیں تو ڈیمانڈ تو بالن کی طرح کھڑکیاں دروازوں کی بڑھ جاتی ہے، لوگوں نے گھروں میں شفٹ ہونا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کس دروازے کھڑکیاں. اس کے لیے جو آپ کے جو ڈپو ہوتے ہیں، سرکاری ڈپو ہوتے ہیں، وہاں سے لکڑی خریدی جا سکتی ہے یا اس پہ بھی پابندی ہے؟ ابھی تو فی الحال آرڈیننس کے تحت پابندی ہے، لیکن آرڈیننس جس وقت یہ آرڈیننس کی ڈیٹ یہ اختتام پذیر ہو جائے گا اس پہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ ایکٹ کیسا بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے، اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے. فی الحال تو پابندی ہے. اور ہم اپنے جنگلوں میں بھی جو ہے نا جو کٹی ہوئی لکڑی ہے یا اس طرح کی وہ بھی ہم اس وقت نہیں لا رہے اس پابندی کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایک تاثر نہیں جائے کہ اگر لوگوں پہ پابندی ہے تو ہم اپنے ٹھیکے داروں کو یا اپنے دوسرے جو ہم اپنے روٹین کے کام تو کر رہے ہیں، پابندی تو سب پہ پابندی لگی ہے. ہم نے اس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو لکڑی ہماری کٹی ہوئی ہے اس کو کہیں سیف رکھا جائے، اس کی کوالٹی خراب ہونے سے بچے. اس صورت حال میں ہم یہی کوشش کر سکتے ہیں.
गो कि बाज़ चीज़ों पे हमारा इख्तियार नहीं होता। अगर मौसमी हालात की वजह से उसमें क्वालिटी में कमी ज़रूर आएगी, लेकिन उसकी चोरी चकारी में हम अपनी भरपूर तवानाइयाँ ख़र्च कर रहे हैं कि ये इसमें किसी किस्म की चोरी चकारी या ये ज़ाया ना हो। जिस वक़्त ये पाबंदी ख़त्म होगी हम अपने डिपो में लाएँगे भी, सर और ये इंशाल्लाह आगे जो ये जो पाबंदी लगी हुई है इसमें ऑर्डिनेंस के बाद अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है, कोई जंगल काटता है, कोई दरख्त काट रहा है किसी भी किस्म, उसकी सज़ा क्या, उसका जरिमाना क्या है? पहले तो ये हमारे फॉरेस्ट रेगुलेशन 2 जो हमारा 1930 का एक्ट है, जिसे हम कहते हैं फॉरेस्ट लॉ, जिसे आम फॉरेस्ट रेगुलेशन FR कहते हैं, इसकी हमारे पास सेक्शन 6 है। उसमें इसका जुर्माना सब कुछ था कि कोई दरख्त अगर काटेगा तो हमारे रेट मुकर्रर थे। गवर्नमेंट ने एक रेट मुकर्रर किया था कि ज़मींदारा रेट ये है, क्योंकि आम मार्केट से कम था। गवर्नमेंट ने एक रेट मुकर्रर किया हुआ है कि 3 मील और 5 मील की एक हद बनाई हुई है कि उसके अंदर अगर कोई बंदा रहता है तो वो उसको ज़मींदार डिक्लेयर किया हुआ है, और वो अगर कोई दरख्त इलीगल काट लेता है तो उसके लिए रेट मुकर्रर किया हुआ है गवर्नमेंट ने। मिसाल के तौर पर कायल का 40 रुपये रेट किया हुआ है फ़ी फुट, फ़ी मुकब फुट। देहार का 200 रुपये किया हुआ है, सॉरी 100 रुपये किया हुआ है। इसी तरह जो चीड़ का है वो 32 रुपये किया हुआ है, फार का 16 रुपये किया हुआ है। जब कोई दरख्त काटता था तो उसका ज़मींदारा रेट का हम डबल ले लेते थे, 2 गुना जुर्माना कर लेते थे। अब इस फॉरेस्ट ऑर्डिनेंस के इतलाक़ से ये होगा कि 48C में उसकी सज़ाएँ मुकर्रर की कि नहीं, अब ये वाला रेट नहीं होगा। अब एक तो मार्केट रेट असेस करेंगे कि कायल का मार्केट रेट, अगर किसी ने कायल का डैमेज किया दरख्त तो मार्केट रेट क्या है उसका, कायल की फ़ी मुकाब फुट उसका रेट क्या है, उसका उसका 11 गुना जुर्माना करना है। एक 10 लाख रुपए इसके अलावा भी जुर्माना हो सकता है, और उसके अलावा 5 साल कैद भी है। तो ये उसमें इजाफा किया गया, जिसमें इसमें लोगों को या हमें भी ये रियलाइज़ करवाया गया कि ये एक जुर्म है, और इसकी वाकई अगर सज़ा को इन्हांस ना करते तो रियलाइजेशन उस तरह नहीं होती कि पाबंदी है, वो ज़रूरी था। अच्छा, ये तो हो गया आवाम के लिए जो दरख्त करता है। अगर उस इलाके में जो आपका फॉरेस्ट ऑफिसर गार्ड है, उसके लिए क्या सज़ा तयन की गई है? अगर उसकी देखिए, सज़ा वही है। देखें, अब ये होती है कि अगर उसने अपना काम नहीं किया, अगर उसने अपना काम नहीं किया, हमारा इसमें प्रोसीजर एंड कंडक्ट इन फॉरेस्ट ऑफेंस केसेस रूल्स हैं 2017। अगर कोई डैमेज होता है तो उसके डैमेज की डिटेक्शन से लेके उसके केस की कंप्लीशन तक मिसल एक बनती है। जिस तरह आम FIR होती है, हमारे पास भी एक फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है जिसे गार्ड बुक के पर्त हमें कहते हैं, आम लफ्ज़ों में हम कहते हैं पर्त चाक हो गया। तो वहाँ पे वो उसकी डिटेक्शन से लेके उसके बाद या तो वो जो बंदा है वो जुर्माना देगा उसका, या अगर जुर्माने से इनकार करता है तो चलान अदालत हो जाएगी। मिसल वहाँ पे हमें फिर साबित करना पड़ेगा कि इसने दरख्त काटा है। वहाँ पे अगर इसकी कनाइंस, उसमें एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि अगर गार्ड ने उसमें डिटेक्शन में कोई हुई, उसमें ख़राबी पैदा की, फॉरेस्टर ने की, उसमें उसको उसके अगेंस्ट हमने फिर प्रोसीड करना है। और प्रोसीड किस रूल्स के तहत करना है, वो END रूल्स के तहत करना है। हमने उसमें END रूल्स में उसके ख़िलाफ़ उसका जुर्माना भी आ सकता है। वो तो सज़ा फिर उसमें मेजर और माइनर पेनल्टीज़ दी गई हुई हैं END रूल में, उसमें उसकी रिकवरी भी हो सकती है, उसमें उसके बहुत शुक्रिया नाजरीन। आज आपने देखोगे कि रशीद खान साहब, जिनको आप हमेशा देखते रहे हैं, वो बड़े मुतरक रहते हैं जंगलातों के कामों में, वो हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना था कि जो ऑर्डिनेंस है पाबंदी का, वो उसका इतलाक़ अभी जारी है, और जो सज़ाएँ भी आपने सुन ली हैं कि क्या क्या सज़ा होगी। और जंगलात जो है वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ हैं, और वो हमारा ज़ेवर है, ज़मीन का ज़ेवर होते हैं जंगलात, जिसकी वजह से ये इस आज़ाद खत्े में और तरोताज़ा हवाओं में इस जंगलात की बदौलत हम रहते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।